यहाँ हम लोग जो है जनन स्वास्थ्य देखेंगे, है ना। अब जनन स्वास्थ्य की बात करें तो जनन स्वास्थ्य जो है ये क्या है, इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो इसका अर्थ कुछ नहीं है, बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि जनन से संबंधित सभी आयाम, जैसे कि शारीरिक आयाम हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया और व्यवहारिक इत्यादि रूप से अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो वो उसका क्या है, जनन स्वास्थ्य जो है वो स्वस्थ है ना। अब यहाँ पे देखो, इसका परिभाषा जो है ये तुमको कभी नहीं पूछने आएगा, सिर्फ ये समझने के लिए था। क्यों? क्योंकि जनन से संबंधित कुछ रोग हमको पढ़ना है और ये रोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। जब कोई दो पेरेंट्स का संलयन होता है, ठीक है, उस स्थिति में क्या होता है कि कुछ रोग जो है एक दूसरे से ट्रांसफर होता है, ठीक है, और उसी रोग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा रोग है जो जनन से संबंधित है, ठीक है। तो आप 4 नाम को याद रखना, ज्यादा नाम आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। गोनोरिया और सिफिलिस 2 नाम यहाँ से और 2 नाम आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है, मस्सा और HIV एड्स। अब देखो ये 4 नाम जो है ना, इतना ही जो है जनन से संबंधित देखने को मिलता ही है। बीमारी है नहीं है सो बात नहीं है, लेकिन मोस्टली जो है यही 4 बीमारी देखने को मिलता है जनन से संबंधित। अब यहाँ पे क्या है कि गोनोरिया और सिफिलिस जो है ये किससे फैलने वाला बीमारी है, तो ये जीवाणु जनित है। मतलब ये जो बीमारी फैलेगा ये बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये जो मस्सा और एड्स बीमारी है ये विषाणु जनित रोग है, यानी ये किससे फैलता है, तो ये वायरस से फैलता है, ठीक है, ध्यान रखना। उस स्थिति में क्या है कि जब संलयन होता है उस स्थिति में अगर साफ सुथरा पे ध्यान नहीं दिया जाता है, स्वच्छता पे, तो उस स्थिति में बैक्टीरिया और वायरस होने का चांसेस ज़्यादा होता है और उसी स्थिति में ये सब रोग जो है वो फैलने का चांसेस भी बढ़ जाता है। अब गोनोरिया और सिफिलिस में होता क्या है, तो इसमें जो है ना जनन अंग के मतलब आसपास जो है जलन, दर्द और त्वचा में क्या होगा कि त्वचा में जो है ना छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, क्या होता है, लाल लाल धब्बा या छाले पड़ जाते हैं। उसी तरह मस्सा में भी वही चीज होता है कि लाल लाल छाला पड़ जाता है, ठीक है, यहाँ पे भी। लेकिन अगर हम लोग एड्स HIV की बात करें तो एड्स HIV जो है सबसे पहले इसका जो है फुल फॉर्म यहाँ से पूछा जाता है कि HIV जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो समझिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है H4 होता है ह्यूमन, ठीक है, I4 होता है इम्यूनो, क्या होता है, डबल M होगा, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, ENCY, इम्यूनो डेफिशिएंसी, और V4 हो जाता है वायरस। ये आपका क्या है, ये HIV का फुल फॉर्म है। अब देखिए ये जो HIV है ना ये एक प्रकार का वायरस है, ठीक है, और इसी वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब बीमारी का जो नाम है वो एड्स है। एड्स किस वायरस के कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण होता है। अब एड्स का अगर हम लोग फुल फॉर्म लिखें तो एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, समझना इसको। A4 हो जाएगा आपका एक्वायर्ड, क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा आपका एक्वायर्ड, ठीक है, ये R है, ठीक है, RED, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, क्या हो जाएगा, इम्यूनो डेफिशिएंसी। और D4 तो यही हो गया, I4 इम्यूनो और D4 डेफिशिएंसी। S4 हो गया सिंड्रोम, क्या हो गया, S4 सिंड्रोम। तो ये दोनों का फुल फॉर्म है, ठीक है। मतलब बीमारी का नाम एड्स है, किससे होता है, तो विषाणु से होता है, यानी वायरस से होता है। वायरस का नाम क्या है, तो HIV है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, ठीक है। यहां से इससे ज्यादा जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि एड्स जो है वो फैलता कैसे है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एड्स जो फैलने का मेन कारण जो होता है वो 2 कारण होता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है एड्स से पीड़ित है, ठीक है,
और उसका रक्त को उसके शरीर में चढ़ा दिया जाता है, तब उससे ये फैल सकता है। या तो फिर है गलत तरीके से यौन संबंध, क्या है कि गलत तरीके से यौन संबंध अगर बनाया जाता है तो उसके कारण भी ये क्या है कि ये फैलता है। ठीक है, वहां पे आपको ऑप्शन देगा क्या एड्स हाथ मिलाने से फैलता है, ठीक है, एक दूसरे को किस करने से फैलता है, तो ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, चलो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला जो हम लोगों का है वो है गर्भरोधन। अब देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़े कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में एक संतान को कैसे उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी विधि क्या है, उसकी मेथड क्या है। अब है कि हम गर्भ में अगर बच्चा कोई आ रहा है, ठीक है, उसकी शुरुआत हो रही है, तो उसको हम कैसे रोकें। तो कहता है कि गर्भ धारण को रोकना ही गर्भ रोधन कहलाता है। मतलब गर्भ धारण होने की प्रक्रिया को किसी भी तरीके से अगर रोक देते हैं तो वो गर्भरोधन कहलाता है। ठीक है, अब गर्भरोधन के कुछ प्रकार है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं अच्छे तरीके से। गर्भरोधन के प्रकार में समझना कि सबसे पहला प्रकार जो है वो है आंतरिक अवरोध का। पहला प्रकार क्या है, आंतरिक अवरोध है। इसमें क्या होता है कि समझना कि ये जो नर युग्मक है, ठीक है, नर युग्मक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम शुक्राणु है। ये कौन उत्पन्न करता है, तो नर जनन अंग के द्वारा उत्पन्न होता है। ये जो शुक्राणु है ना, उसको अंड कोशिका तक जाने ही नहीं दिया जाता है, पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। अब गर्भ में बच्चा की उत्पत्ति से जो संबंधित प्रक्रिया की शुरुआत है वो कैसे शुरुआत होगी, समझना। यहाँ डायग्राम फिर से बताते हैं। ठीक है, याद करो उस डायग्राम को। ठीक है, जब हम बताए थे कि ये जो शुक्राणु है, ठीक है, मादा जनन अंग जो आपका था, ठीक है, क्या था आपका, मादा जनन अंग। इस टाइप का यहाँ पे रचना है। यहाँ पे क्या है आपका पपीता जैसा रचना है। ठीक है, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है ना एक अंगुली नुमा रचना ऐसे निकल कर जो है यहाँ तक आ रही है ना। यहाँ पे आपको क्या बताए कि ये जो मार्ग है यहीं से शुक्राणु का प्रवेश होता है। ठीक है, अब शुक्राणु का जब प्रवेश होता है तो इधर उधर शुक्राणु जो है दौड़ने लगता है, क्योंकि ये गति करता है। और यहाँ से जो है अंडाणु निकलता है। ठीक है, यहाँ से क्या है, अंडाशय से अंडाणु निकलता है और दोनों जो है अंडाणु और शुक्राणु जाकर मिल जाता है। ठीक है, अब मिलने की ही प्रक्रिया आपको बताए थे कि ये निषेचन होता है और जो संरचना बनता है मिलने के बाद वो युग्मनज बनता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो किसी भी संतान की उत्पत्ति के लिए एक जो है शुरुआत जो है यहाँ से हो चुकी होती है। अब देखिए शुक्राणु और अंडाणु को अगर मिलने ही नहीं दिया जाएगा, यानी अंड कोशिका, उसी को अंडाणु कहते हैं, वहां तक उसको जाने ही नहीं दिया जाएगा, तो फिर गर्भधारण कैसे होगा, कैसे एक न्यू संतान की जन्म हो सकती है। ठीक है, तो पहला कारण क्या है, गर्भधारण का प्रकार में देखेंगे तो पहला कारण है कि शुक्राणु को अंडाणु तक जाने से रोका जाता है। और ये कौन सी विधि के द्वारा, तो आंतरिक अवरोध के द्वारा। ठीक है, चलो दूसरा हम लोग और इसमें जो है उदाहरण स्वरूप कैसे रोका जाएगा, शुक्राणु को अंड कोशिका तक मिलने नहीं दिया जाएगा, ये कैसे रोका जा सकता है। तो इसका जो है मेन अगर देखा जाए तो दो मुख्य कारण है जिसके सहारे जो है शुक्राणु अंड कोशिका तक नहीं पहुंच पाती है। पहला है कंडोम और दूसरा है सर्वाइवल कैंप। ठीक है, याद रखना कि शुक्राणु को अंडाणु तक मिलने से रोकने के लिए जिस यांत्रिक अवरोध का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, तो कंडोम और सर्वाइवल कैंप होता है। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा तकनीक है रासायनिक तकनीक। ठीक है, गर्भधारण का दूसरा प्रकार है रासायनिक तकनीक। इसमें क्या होता है कि मादा में अंडों को न बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। मतलब देखो रासायनिक तकनीक में क्या है कि मादा का जो ये अंडाशय था ना, ये जो अंडाशय था यहाँ पे अंडाणु बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है ऐसा दवाई लिया जाता है जिससे ये अंडा का निर्माण जो है मादा के जनन अंग में होता ही नहीं है। ठीक है, फिर जब ये होगा ही नहीं तो शुक्राणु आकर मिलेगा किससे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है कि गर्भ की जो शुरुआत होगी उससे पहले ही इसको रोक दिया जा रहा है ना। तो कैसे रोका जा रहा है, दवाई लेके।
तीसरा है IUCD। इसका फुल फॉर्म भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 2 नंबर में इसको लिखने के लिए भी पूछा जाता है। ठीक है, IUCD का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, क्या है? I फॉर इंट्रा, U फॉर यूटेराइन, C फॉर है कॉन्ट्रासेप्टिव और D फॉर है डिवाइस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, अगर पूछे तो याद रखना। अब कहता है ये होता क्या है, तो कहता है कि ये लूप या कॉपर टी होता है। इसका नाम क्या है? लूप या कॉपर टी। उसको गर्भाशय में स्थापित करके शुक्राणु प्रवेश को रोका जाता है। मान लो कि ये जो है ना, ये जो है ये क्या है? ये गर्भ है, यानी गर्भाशय है। ठीक है, ये जो गर्भाशय है यहाँ पे जो है कॉपर टी को मान लेते हैं स्थापित कर दिए। ठीक है, गर्भाशय के अंदर क्यों स्थापित किए? ताकि शुक्राणु जो इधर से जा रहा है वो प्रवेश ना हो सके, है ना। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग? कॉपर टी को जो है गर्भाशय में ले जाकर स्थापित कर देते हैं। तो ये तीसरा प्रकार था। चौथा प्रकार क्या है? सलई क्रिया तकनीक। सलई क्रिया तकनीक जो है ये 2 तरीके से होती है, एक है नसबंदी और दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। नसबंदी जो है ये पुरुषों में होता है, और पुरुषों में जो शुक्र वाहिका होता है ना, उसको रोक दिया जाता है। उसमें से शुक्राणु का स्थानांतरण को रोकना, क्योंकि देखो शुक्राणु जो आगे निकल कर जा रहा है वो शुक्र वाहिका यानी शुक्र वाहिका नली से ही वो आगे बढ़कर जा रहा है। ठीक है, अब ये शुक्र वाहिका नली है मान लो। ठीक है, सलई क्रिया तकनीक मतलब सर्जरी कर दिया जाएगा। मान लो कि इसको यहाँ पे कटिंग कर दिया जाता है। ठीक है, इस नली को, और फिर यहाँ के बाद जो है इस नली को आगे जो है बढ़ा दिया जाता है। यहाँ कटिंग होने के बाद जो है इधर से जो शुक्राणु आ रहा है, क्या इधर आगे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो जाहिर सी बात है शुक्राणु का स्थानांतरण को रोक दिया गया, यानी एक जगह से दूसरे जगह जो शुक्राणु जाता है अंडाणु से मिलने के लिए, उसको रोक दिया। तो इसी को कहा जाता है नसबंदी। ये पुरुषों में है। अगला है ट्यूबेक्टोमी, जो महिलाओं में होती है। महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोकना। जैसे यहाँ पे देखना कि इस टाइप का जो नली गया हुआ था, है ना, इस नली में हम क्या करें कि यहाँ से कटिंग करके इसको क्या है कि सर्जरी हम कर दे। ठीक है, इधर से मान लो कि ये जो पपीता जैसा रचना था, यही ना बताए थे, यहाँ से जो अंडाणु निकल रहा है और यहाँ से जो अंडाणु निकल रहा है, ये यहाँ जाएगा, यहीं तक बेचारा रह जाएगा, यहाँ जाएगा, यहीं आगे जो है किसी का मिलन जो है इधर शुक्राणु यानी अंडाणु आ ही नहीं पाएगा, जो मिलन होगा। तो इस तरीके से जो है गर्भधारण को करने से क्या है कि रोका जाता है ना। अब आगे है भ्रूण हत्या। तो भ्रूण हत्या क्या है? किसी भी भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना क्या कहलाता है? भ्रूण हत्या कहलाता है। ठीक है, इसको समझना थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे ज्यादातर भ्रूण हत्या जो होता है ना, वो लड़कियों का होता है। किसका होता है? लड़कियों का। लोग क्या करते हैं, जब कोई स्त्री जो है ये माँ बनने वाली है, ठीक है, उस स्थिति में उसे लगता है कि लड़की होगा तो हमें परेशानी होगी, तो वो क्या करते हैं कि जाके चेकअप करवा लेते हैं लिंग निर्धारण का, कि ये लड़का है हमारे गर्भ में कि लड़की है। हालांकि अभी इसको बैन कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा कि कोई भी अगर लिंग के निर्धारण का अगर चेकअप करवाता है, पकड़े जाएगा तो वो पैसा, जुर्माना और जेल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन पहले जो चल रहा था उस समय क्या है कि ये ज्यादा जो भ्रूण हत्या देखा जाता था वो लड़कियों में। अगर लड़की होते थे किसी भी माँ के पेट में, यानी गर्भ में कह सकते हैं, पेट में नहीं, है ना, तो उसको जो है भ्रूण अवस्था में ही मार दिया जाता था। ठीक है, तो वही कहता है कि भ्रूण हत्या क्या है, तो भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। जैसे ये जो है ना, ये क्या है, ये जो है ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर जो है ये है गर्भाशय। ठीक है, आपको बताए थे कि जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, क्या चीज का निर्माण होता है? युग्मनज का। अब यही युग्मनज जो है आगे विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। अब इसी भ्रूण को जो है, ये भ्रूण कहाँ है? गर्भाशय की दीवार में अटका हुआ है। इसी को क्या है कि चेकअप करवा लिया जाता है। अगर कोई लड़की बोला जाता है तो उसको गर्भ में ही दवा या तो फिर ऑपरेशन के माध्यम से उसको क्या किया जाता है? हत्या कर दिया जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? भ्रूण हत्या कहा जाता है। चलो, तो आज का सेशन जो है वो समाप्त हुआ।
ठीक है। और आप लोग से एक अनुरोध है कि इतना आप लोग मेहनत देखते हैं कि आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जाता है, कम से कम थोड़ा सा तो मोटिवेशन का काम भी कीजिए, ताकि इस वीडियो को देखकर अगला भी कोई मोटिवेट हो और गरीब से गरीब बच्चे तक यह शिक्षा पहुंचाया जा सके, निःशुल्क शिक्षा को। वीडियो अगर आप देखते हैं तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, ताकि दूसरा देखेगा तो लगेगा उसको कि हाँ ये वीडियो अच्छा है, हमको भी देखना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हम कुछ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसीलिए बार बार बोला जाता है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कमेंट्स कीजिए वीडियो के नीचे, एकदम प्यारा प्यारा सा सुंदर सुंदर सा कमेंट्स कीजिए, ताकि दूसरा भी बच्चा जो है ना देख के वो क्या है मोटिवेट हो और वो भी इस वीडियो को देखे, ताकि मेरा सपना जो निःशुल्क शिक्षा का है हर घर गरीब बच्चे के यहाँ पहुँचाने का वो पहुँच सके। और ज़्यादा होता है तो गरीब से गरीब बच्चों के पास जो है अब शेयर करने का प्रयास कीजिए, इस वीडियो को, इस लिंक को शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि वो भी एजुकेशन को ले सके, एक अच्छी एजुकेशन घर बैठे उसको मिल सके। ठीक है, तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जैसे बच्चों को। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर।